हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडी। आज की वीडियो है सेकंड पार्ट ऑफ आवर यूनिट क्रिमिनल लॉज। सो लेट अस बिगिन। क्रिमिनल लॉ इंडिया में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 3 एक्ट्स हमें पूरा क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर एंड उसके क्राइम्स एंड उसकी पनिशमेंट को डिफाइन करते हैं। पहला है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड हमारा डिवाइडेड है 23 चैप्टर्स में, जिसमें ओवर 500 सेक्शंस हैं। ये यहाँ पे एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन गिवन है। आपको इसका सिर्फ जस्ट पता होना चाहिए कि किस तरह के क्राइम्स कवर्ड हैं आईपीसी में। क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी लाइक मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, किडनैपिंग, अगेंस्ट प्रॉपर्टी लाइक थेफ्ट, रॉबरी, अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर लाइक राइट्स, against economic crimes like cheating, against women, against children and other IPC crimes। So ये broad classification है जो IPC में given है। वेल आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है बिकॉज वहाँ पे एक क्राइम की डेफिनेशन गिवन है और क्राइम की पनिशमेंट गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी जो डिफाइन करता है थेफ्ट को। सो थेफ्ट की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 378 में: whoever dishonestly intends to take any movable property out of possession of other person without the consent of other person is said to commit थेफ्ट। सो ये 378 में डेफिनेशन है एंड लाइकवाइज 379 में थेफ्ट की पनिशमेंट गिवन है। एंड पूरा आईपीसी का कोड इसी स्ट्रक्चर पे फॉर्म्ड है। यहाँ पे आपको पनिशमेंट गिवन है आईपीसी की। सो ये है हमारा पूरा सब्सटैंटिव लॉ जो हमें सिर्फ पनिशमेंट एंड उस क्राइम्स बताता है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये हमें बताता है प्रोसीजर कि कैसे केस कोर्ट में फाइल होना है, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी उस केस को, उस केस का आगे ट्रायल कैसे कंडक्ट होगा, जजमेंट कैसे आएगी। सो ये सारा का सारा प्रोसीजर हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मिलता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी ऑफेंसेस वेरियस फॉर्म्स में डिवाइडेड हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी ऑफेंसेस वेरियस फॉर्म्स में डिवाइडेड हैं लाइक बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। सो जो तो माइनर ऑफेंसेस होते हैं उनको कहते हैं बेलेबल ऑफेंस, जहाँ पे एक्यूज्ड को बेल मिल जाती है ट्रायल होने से पहले। पर जो बहुत ही ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं वहाँ एक्यूज्ड को बेल नहीं मिलती है जब तक ट्रायल नहीं होता एंड उनको कहते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। सेकेंड कैटेगरी है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो इतने सीरियस होते हैं कि पुलिस ऑफिसर को वारंट नहीं लेना पड़ता उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने मर्डर किया है और पुलिस ऑफिसर को कोर्ट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, ऐसे ऑफेंसेस को हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली एक्यूज्ड को जाके अरेस्ट कर सकता है। वेयर एज बाकी सभी ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले। सो उन सभी ऑफेंसेस को कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट से किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले। थर्ड कैटेगरी है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे प्रोसिक्यूशन साइड और एक्यूज साइड एक अरेंजमेंट अपने आप में डिसाइड कर लेती है, लाइक एक्यूज वहाँ पे फाइन दे के बच सकता है और उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उन ऑफेंसेस को कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कुछ माइनर ऑफेंसेस जहाँ पे आपसे फाइन देंगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लाइक अगर आप किसी ट्रेन में या बस में विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको वहाँ पे पनिशमेंट नहीं देते, वो आपसे सिर्फ फाइन लेते हैं। तो उन ऑफेंसेस को कहते हैं कंपाउंडेबल। और ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलती है उन्हें कहते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। सीआरपीसी में पूरा एक ट्रायल के प्रोसीजर गिवन है कि कहाँ से ट्रायल शुरू होता है, किस प्रोसेस से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है। सो लेट अस डिस्कस देम। फर्स्ट स्टेज होता है ये। सो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है कि कहाँ से ट्रायल स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है और कितने स्टेजेस होते हैं उसके विद इन। सो वो ये टॉपिक है। यहाँ पे बताया गया है प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब एक ट्रायल का ऑफेंस यूजुअली 2 स्टेप प्रोसीजर में डिवाइडेड है। पहला स्टेप है जहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है क्राइम को ऑन द कंप्लेंट मेड बाय एनी पर्सन। सो लाइक एक पर्सन को पता चला है कि कोई ऑफेंस हुआ है या उस पर्सन के साथ ऑफेंस हुआ है, वो पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट फाइल करवाएगा एंड हेंस पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी।
सेकेंड तरह का जो स्टेप है वो होता है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ पुलिस स्टेट प्रोसिक्यूट्स द एक्यूज्ड। मतलब जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, वो एक रिपोर्ट फाइल करती है कि उनका ओपिनियन क्या है, उनकी फाइंडिंग्स क्या है। वो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर कोर्ट में जाके फाइल करता है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक कोर्ट ट्रायल को कंडक्ट करता है। सो ये होता है सेकेंड स्टेप। इसको और फर्दर डिटेल में समझते हैं। पहला स्टेप हो गया इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब पुलिस जब अपना काम करती है, प्लेस ऑफ क्राइम पे जाती है, अपनी फाइंडिंग्स ऑब्जर्व करती हैं, एक्यूज्ड अगर मिलता है तो उसे अरेस्ट करती हैं, और जितने भी विटनेसेस होते हैं उनको टेस्ट करती है, या जितना भी उन्हें वहाँ पे मटेरियल ऐसे मिलता है जो उन्हें लगता है कि एज ए एविडेंस काम आएगा, वो कलेक्ट करती हैं। सो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। इन्वेस्टिगेशन शुरू कहाँ से होती है? जब एक पर्सन कोर्ट पुलिस के पास जाके FIR फाइल करवाता है। FIR होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो जब एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बेसिस पे पुलिस को नॉलेज होती है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, देन पुलिस प्रोसीड करती है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जो मैंने आपको ये सारे स्टेप्स यहाँ पे समझा दिए हैं जो यहाँ पे गिवन है। एक ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज़ कर दे कोई FIR फाइल करने से या इन्वेस्टिगेशन करने से रिफ्यूज़ कर दे, तो पर्सन के पास क्या रेमेडी है? वेल, इन दैट केस पर्सन डायरेक्टली एक मैजिस्ट्रेट मतलब जज के पास जाके भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर पुलिस उसकी कंप्लेंट एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दे। सो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड आ जाता है ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस। अब ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस कैसे होता है? CRPC में एक ट्रायल को मतलब एक केस को 3 तरह में डिवाइड किया गया है। 3 तरह के केसेस होते हैं, वारंट केस, सम्मन केस एंड समरी ट्रायल्स। अब जो वारंट केस होता है वो उन केसेस को ट्राई करता है जिनमें पनिशमेंट या तो डेथ होती है या इम्प्रिजनमेंट होता है 2 ईयर से ज़्यादा। सो ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 2 ईयर से ज़्यादा है और अप टू डेथ पेनल्टी है, उन्हें हम कहते हैं वारंट केस। और वारंट केस कैसे इंस्टीट्यूट होता है? या तो पुलिस रिपोर्ट से, मतलब आपने पुलिस के पास जाके कंप्लेंट लिखवाई है, या फिर आपने डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल करी। सो अगर तो एक केस पुलिस की रिपोर्ट से फाइल हुआ है, मतलब पुलिस ने रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को दी है, तो मैजिस्ट्रेट के पास ये ऑप्शन होता है कि डायरेक्टली उस रिपोर्ट को कंसिडर करें। एंड अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज ने कोई ऑफेंस नहीं किया है तो एक्यूज को डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दें, इवन विदाउट हियरिंग द प्रोसिक्यूशन साइड। ये बेनिफिट होता है पुलिस रिपोर्ट में अगर केस फाइल हुई है। और अगर किसी विक्टिम ने डायरेक्टली कोर्ट के पास जाके कंप्लेंट फाइल की है एंड कोई पुलिस रिपोर्ट उस केस में फाइल नहीं हुई है, देन उन केस में मैजिस्ट्रेट बाउंड होता है प्रोसिक्यूशन के साइड को सुनने को एंड उनके एविडेंस लेने को। एंड देन अगर उसके बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई ऑफेंस नहीं किया है एक्यूज ने, तब मैजिस्ट्रेट एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। इन दोनों ही केसेस में अगर एक्यूज डिस्चार्ज नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस को हम आगे डिस्कस करते हैं क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एनी ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट 7 ईयर्स से ज़्यादा है, उन्हें ट्राई करते हैं सेशन कोर्ट, एंड बाकी सभी ऑफेंसेस को ट्राई करता है मैजिस्ट्रेट का कोर्ट। सेकेंड कैटेगरी होती है समन्स केस। सो ऐसे सभी ऑफेंसेस सेकेंड कैटेगरी होती है समन्स केस। सो ऐसे सारे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 2 ईयर्स से कम होती है उनको हम बोलते हैं समन्स केस। और समन्स केस में चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं, यहाँ पे सिंपली एक्यूज्ड को नोटिस दिया जाता है कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है, आप कोर्ट में अपीयर कीजिए। लास्ट है समरी वे। समरी प्रोसीजर जो होता है उन केसेस में ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनकी पनिशमेंट 3 मंथ से ऊपर नहीं होती एंड फाइन भी ईदर 200 या उससे लेस इम्पोज किया जाता है। एंड ऐसे केसेस बहुत ही जल्दी डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। अब जो इन तीनों केसेस में कॉमन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। फर्स्टली फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं या फिर नोटिस दिया जाता है एक्यूज्ड को। अब जो ये फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का स्टेप है, यहाँ पे एक जज सारे एविडेंस को कंसिडर करता है, उनको असर्टन करता है कि इनसे पता चलता है कि एक्यूज ने क्राइम किया है या नहीं। अगर तो सारे एविडेंसेस के बेसिस पर जज को लगता है कि एक्यूज ने क्राइम नहीं किया है
तो यहाँ पे भी एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और अगर जज को लगता है कि एक्यूज ने क्राइम किया है तो ट्रायल बिगिन किया जाता है। सो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में एक्चुअली में होता क्या है, चार्जेस फ्रेम होते हैं, एक्यूज को बताया जाता है कि आपके अगेंस्ट किस किस सेक्शन के अंडर कंप्लेंट फाइल की गई है, और एक्यूज से पूछा जाता है क्या आप गिल्टी प्लीड करते हो या फिर नॉट गिल्टी। तो अगर तो एक्यूज कहता है कि येस आई एम गिल्टी, जज रिकॉर्ड करता है उसकी प्ली और उसे कन्विक्ट कर देता है, और अगर एक्यूज कहता है कि नो आई एम नॉट गिल्टी तो यहाँ से ट्रायल शुरू होता है। सो एक्चुअली ये स्टेज है जिसके बाद से एक्चुअल ट्रायल शुरू होता है। सेकेंड स्टेप आ जाता है अपना रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन साइड को बुलाया जाता है, उन्हें बोला जाता है अपने सारे विटनेसेस को लाओ, अपने एविडेंसेस को लाओ और उन्हें एग्जामिन करो। सो सेल्फ एग्जामिन जो करते हैं प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को, उन्हें बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, और प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को जब दूसरी साइड एग्जामिन करती है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। थर्ड स्टेप अपना होता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड। नाउ एक्यूज्ड कोर्ट के सामने अपीयर होता है, एक्यूज्ड एक्सप्लेनेशन देता है कि किन सर्कमस्टांसेस में उसने क्राइम किया है या किन सर्कमस्टांसेस में उसने क्राइम नहीं किया है, या जो भी उसके एविडेंसेस हैं। एंड इस स्टेज पर कोर्ट एक्यूज से क्वेश्चन पूछ सकता है एंड एग्जामिनेशन कर सकता है एक्यूज्ड की। देन हमारा स्टेप आता है डिफेंस एविडेंस। अब एक्यूज्ड अपनी तरफ से एविडेंस देगा कोर्ट के सामने, अपने विटनेसेस को लाएगा। देन आ जाता है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, जहाँ पे दोनों साइड कोर्ट के जज के सामने अपीयर होती हैं, दोनों साइड्स के एडवोकेट जज के सामने अपीयर होते हैं एंड प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक पॉइंट एक साइड बोलती है, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दूसरी साइड देती है। देन फाइनली कोर्ट इन सब प्रोसीजर के बाद अपनी जजमेंट सुनाता है कि कोर्ट को क्या लगता है एक्यूज्ड गिल्टी है या नॉट गिल्टी। थर्ड मेजर हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट्स हैं, 167 सेक्शंस हैं जो इस तरह से डिवाइडेड हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट एक जज को, एक कोर्ट को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कौन से एविडेंस को हम एडमिट कर सकते हैं, लाइक किस तरह के एविडेंस कोर्ट के आगे दिए जा सकते हैं, उन्हें किस तरह से देना है, किस फॉर्म में देना है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस साइड पर है। सो जो बेसिक प्रिंसिपल्स इंडियन एविडेंस एक्ट में गवर्न करते हैं वो हैं एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर एंड हैंड, मतलब एविडेंस मेन मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, आप किसी थर्ड मैटर से रिलेटेड एविडेंस नहीं दे सकते हैं। हियर से एविडेंस एडमिट नहीं होता, मतलब कहीं सुनी बातें जो आपने किसी थर्ड पार्टी से सुनी हो वो आप उसको एविडेंस के फॉर्म में नहीं दे सकते। एंड बेस्ट एविडेंस आपने देना है, हमेशा ही आपको एक बेस्ट एविडेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है। ये तीनों पार्ट्स आप देख लेना किस तरह से सेक्शंस डिवाइडेड है। जो एक मेन कॉन्सेप्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो है कन्फेशन एंड एडमिशन। इन दोनों का मतलब क्या है एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। कन्फेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक्यूज्ड कोर्ट के सामने देता है या फिर इधर कोर्ट के बाहर भी दे सकता है, जहाँ पे एक्यूज्ड ये बोलता है कि यस मैंने क्राइम कमिट किया है। बेसिकली एक्यूज्ड अपने गिल्ट को मानता है। और एडमिशन ऐसी स्टेटमेंट होती है जहाँ पे एक्यूज्ड डायरेक्टली अपने गिल्ट को नहीं मानता, वो 3, 4, 5 ऐसी स्टेटमेंट्स दे देता है जहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं पता चलता बट इन्फ्रेंस लगाया जा सकता है कि यस एक्यूज ने क्राइम किया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस समझने के लिए। अब केस ये है कि बी का मर्डर हुआ है और जिस रात बी का मर्डर हुआ है उस रात ए बी के साथ था। तो अगर तो कोर्ट के सामने ए बोल देता है कि यस मैंने बी का मर्डर किया है तो वो माना जाएगा कन्फेशन। बट अगर ए यह एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने मर्डर किया है बट ये बोलता है कि यस उस रात मैं बी के साथ था, उस रात हमारे घर पे कोई नहीं आया, हम दोनों सिर्फ अकेले थे, तो इन स्टेटमेंट से हम इन्फ्रेंस लगा सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि यस हो सकता है ए ने मर्डर किया हो, तो उन स्टेटमेंट को बोलते हैं एडमिशन। कन्फेशन अगर खुद से वॉलंटरीली और पूरा सोच समझ के दिया गया हो तो कोर्ट उसे प्रॉपर प्रूफ मानती है और उस प्रूफ के बेसिस पे कन्विक्शन भी दे देती है। बट जो एडमिशंस होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माने जाते हैं, उनके बेसिस पे कन्विक्शन भी नहीं दिया जाता है एक्यूज्ड को। कन्फेशन हमेशा पर्सन अपने
इंटरेस्ट के अगेंस्ट देता है, मतलब अगर वो कन्फेशन देगा तो उसे लॉस होगा। ऑब्वियसली एक पर्सन अगर बोलेगा कि मैंने ये क्राइम किया है तो ये उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, ऐसी स्टेटमेंट होती है कन्फेशन। बट हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि एडमिशन हमेशा अगेंस्ट ऑफ इंटरेस्ट ही जाए। ये आप जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे और डिटेल में तब आपको समझ आएगा, अभी के लिए ये मेजर डिफरेंस समझ लीजिए। फोर्थ पॉइंट है, अगर 3-4 लोगों ने मिलकर क्राइम किया है तो अगर एक एक्यूज ने भी कन्फेशन दे दिया कि हम सब ने मिलकर क्राइम किया है तो वो कन्फेशन सब पे अप्लाई होगा एंड सब को कन्विक्शन मिलेगी। वेयरएज एडमिशन में ऐसा नहीं होता। अगर ए बी सी ने क्राइम किया है और ए ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जिससे ऐसे इन्फर किया जा सकता है कि ए ने क्राइम किया है, तो वो इन्फ्रेंस बी और सी पर नहीं लगेगी। कन्फेशन ऐसी स्टेटमेंट होती है जो रिटन भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, पर डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट होना चाहिए। वेयरएज कन्फेशन ऐसी स्टेटमेंट होती है, वेयरएज एडमिशन भी ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, बट उसमें डायरेक्ट इन्फ्रेंस नहीं होती है। सो ये था मेजर डिफरेंस कन्फेशन और एडमिशन के बीच में। यहाँ पे गिवन है फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन जो आप कोर्ट की प्रेमाइसेस में देते हैं, और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो आप कोर्ट के आउटसाइड देते हैं। दोनों ही रेलिवेंट माने जाते हैं। यहाँ पे उन्हीं का एग्जाम्पल गिवन है, आप समझ सकते हैं अगर आपको रीडिंग करना हो तो, अदरवाइज नो नीड। देन लास्ट हमारा टॉपिक है कि इन तीनों लॉज के अलावा, दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट के अलावा भी हमारे पास कुछ क्रिमिनल लॉज हैं, लाइक नारकोटिक ड्रग्स एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट, एक्सरसाइज एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। वेल ये ऐसे स्पेशलाइज्ड लॉज हैं जो एक स्पेशल क्राइम को डील करने के लिए बने हैं। एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। इसी के साथ हमारा खत्म होता है ये लॉ ऑफ क्राइम्स का चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स एंड वर्कशीट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन।